नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिसर्च क्रिएटिविटी में। आज हम अपनी कक्षा के अंदर एक ऐसी मुद्दे पर बात करेंगे जो कि हमारे जीवन में हर पल एक समन्वय बिठाती है या हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है और उसको कहा जाता है संप्रेषण। जी हाँ, ये हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का है और पेपर नंबर 104 में है और दूसरी यूनिट इसकी स्टार्ट जो है आज से हो रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि संप्रेषण की विशेषताएं और संप्रेषण की प्रक्रिया ये क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि संप्रेषण है क्या। संप्रेषण वो चीज होती है जहां पर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से अपने मन के भाव, अपने मन के बातें, अपने मन के विचार, उन चीजों को व्यक्त करता है। अब ये बहुत सारे माध्यमों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, ये प्रकट की जाती है। तो यहाँ पर हम अपने पाठ को आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, संप्रेषण की विशेषताएं, इसमें जो है 10 विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे नंबर 1 पर आती है, संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। संप्रेषण जो है इसका एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमारा संप्रेषण होता है। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। तो वहां पर जब इसका एक उद्देश्य होगा संप्रेषण का, तो वहां पर ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि संप्रेषण जो है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। दूसरा देखते हैं, संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। पारस्परिक समन्वय स्थापित, व्यक्ति समाज में रहता है, सामाजिक जीवन व्यतीत करता है, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर समन्वय बिठाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक अकेला नहीं रह सकता, उसके लिए उसे अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो उस समन्वय को बिठाने के लिए उसमें एक ऐसी विचार विमर्श होते हैं, अपने मन की बात को प्रकट करने के लिए होते हैं, मन के भाव जो होते हैं उनको प्रकट करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर व्यक्ति समन्वय बिठाने की कोशिश करता है और ताकि उसका जो इस प्रक्रिया को जो है वो संप्रेषण का रूप दिया जाता है। अगला देखते हैं कि संप्रेषण में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष बल। विचार विनिमय यानी कि यहाँ पर अदल और बदल, तो विचार विमर्श और विचारों को अदलते और बदलते रहते हैं। जब तक व्यक्ति अपने मन के भाव, अपने मन के संवेग इनको प्रकट नहीं करेगा। यहाँ पर हमने आपको भाषा में भी एक बार बताया था कि भाषा के अंदर जब मन के भाव होते हैं उनको प्रकट करने के लिए शब्दों का सहारा लिया है। तो यहाँ पर संप्रेषण का वही एक रूप निकल करके आता है कि जब व्यक्ति के भाव होते हैं, उन भाव को प्रकट करने के लिए भाषा तो एक हो गई हमारी, क्योंकि उसमें शब्द है और शब्दों के माध्यम से प्रकटीकरण होता है, परंतु यहाँ पर संप्रेषण वो माध्यम हो गया, किस रूप से हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि इसके कई सारे रूप होते हैं। लिखित रूप भी होता है, मौखिक रूप भी होता है, सांकेतिक रूप भी होता है। अब किस रूप से हम इस चीज को प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए, अब जैसे एक हाथ देना और दूसरे हाथ लेना, तो ये हस्तांतरित जो एक प्रक्रिया हो गई, यहाँ पर भाव प्रकट करना हो गया। तो हमने अगर किसी से कुछ कहा तो उसके बदले में जो एक प्रति उत्तर प्राप्त हुआ उसको हम कहते हैं संप्रेषण। तो वो भाषा के माध्यम से था। फिर देखते हैं यहाँ पर प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। यानी एक जो प्रभावशाली संप्रेषण होता है वो उत्तम शिक्षण का आवश्यक है। जैसे कि कक्षा के अंदर अगर शिक्षक पढ़ाने आते हैं तो वहां पर एक प्रभावशाली जो संप्रेषण होता है। अब यहाँ पर प्रभावशाली संप्रेषण यहाँ पर व्यक्ति की तरफ से भी यानी शिक्षक की तरफ से भी होगा, शिक्षार्थी की तरफ से भी होगा, परंतु यहाँ पर जो शिक्षक का एक महत्वपूर्ण जो एक बात आती है वो ये आती है कि वो किस युक्ति से, किस तरीके से बोल करके, किस तरीके से उनका एक व्यक्तित्व है जिसको कि जो कि उनका प्रभावशाली है। क्या उनका बोलना बालक के ऊपर प्रभाव डालता है या डाल सकता है, या उसके आधार पर हम लिखने का भी होता है, बोलने का भी होता है, पढ़ाने का भी होता है, बहुत सारी युक्तियां भी होती हैं। तो सब शिक्षकों का अपना अलग अलग एक व्यक्तित्व होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी सारी प्रक्रिया को करते हैं यानी संप्रेषण करते हैं। अब ये कक्षा के अंदर हो गया तो प्रभावशाली हो गया। इसी के आधार पर एक शिक्षक का व्यक्तित्व ये होता है कि वो अपने ही कक्षा के अंदर जितने भी छात्र और छात्राएं बैठे हुए होते हैं वो अपना प्रभावशील व्यक्तित्व प्रदर्शन करने के साथ साथ वो अन्य सभी बच्चों को अपने उस व्यक्तित्व में किस तरीके से
शामिल कर लेता है ताकि सभी बच्चे उस चीज संप्रेषण में इन्वॉल्व हो सके। तो ये एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है जो शिक्षण कार्य में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर देखते हैं यहाँ पर, इसके द्वारा सामाजिक एवं मानवीय वातावरण का भली भांति संचालन होता है। जब अभी मैंने आपको बताया कि व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति प्राणी होता है और समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो यहाँ पर जो वातावरण होता है उस वातावरण को हम देखते हैं। तो समाज में रहने के बाद वातावरण को तैयार करना, जैसे हम अकेले घर में बंद हैं लेकिन हमें अब आवश्यकता महसूस हो रही है, लॉकडाउन में सभी लोग घर में हैं, तो यहाँ पर हम अपने परिवार वालों से संप्रेषण कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, परंतु हमें आवश्यकता हो रही है, फील कर रहे हैं हम इस चीज को कि हमें बाहर जाकर के कहीं जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं वो सामाजिक व्यक्ति हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा विचार विमर्श कर लिया जाए। तो मन का जो बोझ है, मन की कुछ बातें हैं, मन की जो कुछ ऐसी हमारी भाव हैं उनको हम प्रकट कर सकते हैं। तो वो हमारे संप्रेषण, तो ये एक भाव है, वातावरण को तैयार करना, किस तरीके से करना। अब यहाँ पर ये वातावरण जो तैयार किया गया है समाज के द्वारा, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ कि जैसे कि कभी कभी हमने ये देखा है, वीडियोस के माध्यम से भी देखते हैं, न्यूज चैनल पर भी हम देखते हैं, या फिर हम अपने आस पड़ोस में भी हमारे यहाँ पर ऐसा है कि जब शाम का टाइम होता है तो कुछ लोग निकलते हैं लेकिन मास्क लगा करके निकल रहे हैं, और वो भी उन्होंने जो डिस्टेंस बना रखा है वो लगभग 2-2 मीटर का बनाया है, 1-1 मीटर का नहीं, उन्होंने 2-2 मीटर का। वो क्यों? जब ज्यादा विचलित हो जाते हैं तब उनको भाव व्यक्त करने का एक ऐसा मौका चाहिए जिसमें वो अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना एक वातावरण बनाया। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए सामाजिक तौर से एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा, प्लस इसके अंदर हम समाज को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं ये भी उन्होंने विचार विमर्श किया है, और इसी के साथ साथ वो समाज की सहायता कैसे कर सकते हैं इस चीज को भी उन्होंने व्यक्त किया है। तो वहां बैठ करके उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की, उस चर्चाओं को उनके मन की, किसी के मन का कोई भाव था, किसी के मन का कोई भाव था, यहाँ से जब निकलता है तो बहुत सारी बातें ऐसे निकलती हैं कि हम उन लोगों को, जिसमें निरीह पशु पक्षी भी शामिल हैं, कुछ वो लोग भी शामिल हैं जिनको भोजन आदि की व्यवस्था कैसे कराई जाए, तो ये सारी चर्चा होती है। तो ये एक वातावरण तैयार करना हुआ, और जो कि सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर एक वातावरण जो संप्रेषण के आधार पर, जब ये संप्रेषण नहीं होगा तो हम एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की कैसे सहायता कर सकते हैं। तो ये संप्रेषण सामाजिक तौर पर होना चाहिए, परंतु एक वातावरण निर्माण करके। फिर आता है इसके अंदर, इसमें भावनाएं, विचार, संवेद, सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। इसके अंदर हमारे, जैसा अभी हमने आपको बताया था कि हमारी बहुत सारी भावनाएं होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, सूचनाएं इसके अंदर होती हैं। इन सूचनाओं को बाहर व्यक्त करना, कैसे करना, तो ये सारी चीजें जब आती हैं तब जाकर के एक संप्रेषण जो है वो तैयार होता है। बिना सूचना, हमारे अंदर सूचना एक यानी एक इच्छा उत्पन्न हुई तो हमने उसको व्यक्त किया, वो एक कल्पना थी, उसको व्यक्त किया, व्यक्त करने के बाद उसका एक रूप प्रारूप जो भी है वो तैयार होकर के आया, तो वो एक संप्रेषण के अंतर्गत आ गया। अब देखते हैं कि यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक मतलब होता है गतिशील। यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि संप्रेषण एक जगह नहीं बैठ सकता, फिर संप्रेषण का कोई औचित्य नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, इस तरीके से ये चारों पांचों तरफ जितने भी जगह है इसको यहाँ पर आगे प्रेषित किया जाता है और ये बढ़ता जाता है, और जो आगे बढ़ता जाए वो एक गतिशील प्रक्रिया कहलाई जाती है। इसीलिए इसको गत्यात्मक प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा कि संप्रेषण का एक आंसर 4 ऑप्शन आएंगे आपके, और उसमें कहा जाएगा संप्रेषण है तो वहां पर गत्यात्मक प्रक्रिया है या पहलू है, इस तरीके से आपका ऑप्शन होगा। तो ये एक ऑप्शन हमारा ये आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला देखते हैं कि इसमें परस्पर अंतःक्रिया होती है जो पृष्ठ पोषण भी आवश्यक है। इसके अंदर जब अंतःक्रिया होती है यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, और संपर्क में आने के बाद जब उसके विचार विमर्श का आदान प्रदान होता है तो यहाँ पर जो है एक उसका क्या फीडबैक दिया जाएगा। अगर अच्छा है तो बताया जाएगा, बुरा है तो भी बताया जाएगा। तो एक पृष्ठ पोषण देने की आवश्यकता भी होती है इसके अंदर कि आपने जो भी किया है वो अच्छा किया है। मैं भी आपको इस प्रक्रिया के माध्यम से नीचे समझाऊंगी इस चीज को।
फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका मुख्य कार्य सूचना प्रदान करना, संदेश प्रेषित करना, समन्वय स्थापित करना है। यानी इसके अंदर जो आता है, एक तो सूचना प्रदान करना, सूचना किसी को देना, फिर प्रेषित करना, भेजना, लेना, जो भी इसके अंदर आती है, तो ये दोनों लेना और देना भी आ गई। और साथ में उसी चीज में हमें यहाँ पर समन्वय स्थापित भी करना है, बीच का भी स्थान रखना है, ताकि हम सूचनाओं को दे दें, फिर रुके और फिर वापस ले लें। तो इस तरीके से आपस में जो दो ध्रुव है हमारे, उन दोनों को जोड़ना, उस तरीके से समन्वय स्थापित भी करना इस संप्रेषण का कार्य होता है। इसकी ये विशेषता है। फिर देखते हैं कि यह प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है, एक संदेश देता है और दूसरा प्राप्त करता है। तो ये भी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है कि संप्रेषण कितने पक्षों का होता है, तो ये द्विपक्षों का होता है, एक सूचनाएं देता है और दूसरा सूचना लेता है। तो ये द्विपक्षीय यहाँ पर संप्रेषण को कहा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी ये सारी विशेषताएं हो गई। और अब आता है हमारा संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं, ये हमारा एक चार्ट है, इसके अंतर्गत हमारा होता है सबसे पहले नंबर पर स्रोत। ये स्रोत वो चीज है जहां पर मनुष्य की इच्छाएं होती हैं और उस इच्छाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को वो अपने अंदर धारण करता चला जाता है, ये है वो है, लेकिन उसको दबा करके नहीं रख सकता, उस चीज को व्यक्त करता है। और जब व्यक्त करता है तो संप्रेषण का पहला कारण ये होता है इसकी जो यहाँ पर मैंने बताया था, इसकी जो प्रक्रिया है पहली, जैसे ही संप्रेषण का एक पहला पड़ाव आएगा, पहला चरण आएगा, तो वहां पर आएगा स्रोत, क्योंकि यहाँ पर उसकी व्यक्ति की इच्छाएं शामिल होती हैं और इच्छाओं के माध्यम से जब वो विचार तैयार होंगे तो वो बाहर निकल करके जाते हैं। अब वो बाहर निकल करके जाएंगे तो उसके लिए कोई माध्यम चाहिए, वो किसी अन्य तक पहुंचने के लिए। फिर आता है यहाँ से हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर, तो ये संप्रेषण सामग्री। अब संप्रेषण सामग्री भी चाहिए, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई तो एक माध्यम, कोई ना कोई एक सामग्री ऐसी चाहिए जिसके माध्यम से उस चीज को व्यक्त किया जाए। तो यहाँ पर हमारे आ गई है भाव और विचार, यानी यहाँ पर भाव और विचार हमारे आ गए। इच्छाएं जागी, इच्छाएं जागने से, अब इच्छाएं और भाव में भी अंतर होता है, तो इच्छाएं जब हमारी जागी, इच्छाओं को जागने के बाद हमारे कुछ विचार उत्पन्न हुए, भाव उत्पन्न हुआ कि इस चीज को हमें वहां पर भेजना है, जहां पर भी हम भेजते हैं, तो उस इच्छाओं और संप्रेषण सामग्री कहा जाता है उसे, वो हमारी हो गई संप्रेषण सामग्री, क्योंकि उसके माध्यम से हम लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक पेन है, एक कागज है, अब हमने वहां पर अपनी भाव को लिख दिया, अब हमको वो भेजना है, तो वो संप्रेषण का एक सामग्री हो गई हमारी, वो पेन और वो पेपर दोनों जो है एक सामग्री हो गई, क्योंकि उस पर हमने अपने भाव को लिखा है। अब यहाँ देखते हैं संप्रेषण माध्यम, यानी कि ये सारी चीज संप्रेषण माध्यम के जरिए हो रहा है। तो संप्रेषण माध्यम तो है ये, उसके अंदर पहला हमारा आ गया स्रोत, दूसरा आ गया हमारा संप्रेषण सामग्री, और तीसरा हम देखेंगे तो संप्रेषण में बाधक तत्व। अब यहाँ पर कोई भी चीज अगर हम लिखते हैं, भेजते हैं, तो वहां पर हर चीज को कोई ना कोई प्रभावित करती है, जो प्रभावित करे वो उसका एक बाधक तत्व भी होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसमें, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ चीजें बताती हूँ तो वो वीडियोस के जरिए ही आपके सामने प्रकट करती हूँ, लेकिन यहाँ पर अब मैं केवल आप तक अपनी बात को पहुंचा रही हूँ। आपकी बात जब आएगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? आज मैंने वीडियो बनाई, हो सकता है ये आपको कल मिले, परसों मिले या 2-3 दिन बाद मिले, तो इसमें जो टाइम हमारा पीरियड लगा तो वो थोड़ा सा लेंथी हो गया। अब वो टाइम पीरियड जो है वो एक बाधक तत्व हमारा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहिए आज और मिल रहा है 3-4 दिन बाद। यही नहीं, कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे अभी और कुछ देखेंगे इसको बहुत दिनों बाद, या जब जिसको आवश्यकता होगी तो ये पॉइंट मेरा चैनल खोलेगा और इस पॉइंट पर सर्च करेगा तो ये पॉइंट मेरा मिल जाएगा। तो उसको कब मिली? तो ये बाधक जो तत्व है वो हुआ हमारा समय। उस समय के आधार से जब आवश्यकता होती है तब हम उस चीज को प्राप्त करती है। तो ये भी कुछ ऐसा समय होता है। इसका साधन जो मैंने बताया, अब मैंने यहाँ पर एक चीज और बताती हूँ कि इच्छाएं, यहां से मैं दोबारा इसी उदाहरण में प्रकट करती हूँ कि जब आपकी इच्छा उत्पन्न हुई, मेरी इच्छा उत्पन्न हुई, आपकी इच्छा उत्पन्न हुई, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए और उसमें यह था कि आप हमारे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दीजिए कुछ क्वेश्चंस के रूप में, तो ताकि हम अपनी पूरी घर बैठ करके अपनी तैयारी कर सके एग्जाम्स की। तो ये आपकी इच्छा थी जो मुझ तक आई, तो ये एक संप्रेषण था और उसका जो माध्यम बना था यहाँ पर ये सामग्री के तौर पर, तो स्रोत तो इच्छाएं हो गई आपकी।
अब यहाँ पर संप्रेषण सामग्री, यानी कि जो एक ऐसा सामग्री माध्यम जो था संप्रेषण सामग्री, वो एक फोन था। उस फोन के जरिए हमने जो है इंटरनेट था, उस इंटरनेट के जरिए हमने यहाँ पर आपकी बातें सुनी, विचार विमर्श किया और उसके आधार पर कुछ वीडियोस बनाई, यानी वो सामग्री उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की। तो यहाँ पर हमारे विचार आए कि क्यों ना हम इस तरीके से अपना ऑनलाइन स्टडी कराएं ताकि आप लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। तो ये एक विचार उत्पन्न हो गया इच्छाओं से। तो यहाँ पर ये सामग्री हो गई हमारा मोबाइल फोन, इंटरनेट। इसके बाद यहाँ पर जो माध्यम था, अब संप्रेषण में बाधक तत्व जो आता है वो इस तरीके से होता है कि आपको 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब आपको आवश्यकता हो तब इस चीज की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर वो समय जो है वो बाधक बना। फिर इसमें एक चीज और हो सकती है बाधक, वो इस तरह से हो सकती है कि आपके मन में कुछ बात आएंगी इस चीज को सुनने के बाद, तो उस जिज्ञासा को आप प्रकट कैसे करोगे? आप प्रकट करोगे तो वह बहुत शॉर्टली होगा। उस चीज को प्रकट करने के लिए हमें एक कक्षा का रूप चाहिए, तो ये एक बाधक तत्व है। या मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगी तो भी शॉर्टली लूंगी उस चीज को, तो ये एक बाधक तत्व है कि हम उस तरीके से, जैसे कक्षा में हमारा संप्रेषण होता है वो चीज इसमें नहीं हो पाती है। तो ये एक बाधक तत्व है। ये हमारा एक उदाहरण था इस तरीके को समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हमने यहाँ पर सामग्री भेजी थी, विचार भाव भेजे थे संप्रेषण के माध्यम से, वो प्राप्तकर्ता तक पहुंच चुके हैं, यानी बाधाओं को पार करते हुए। तो यहाँ पर प्राप्तकर्ता जो सामग्री लेता है उसको कहा जाता है प्राप्तकर्ता। उसने प्राप्त कर लिया, प्राप्त किया, देखा, पढ़ा, सुना, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो है उसका एक अनुक्रियात्मक व्यवहार या पृष्ठपोषण। जब आप बात मेरी सुनोगे इस वीडियो के माध्यम से, तो यहाँ पर आप का खुद का एक ऐसा व्यवहार होगा, आपको अच्छी लगेगी तो आप मुझे कमेंट में बताओगे, गलत लगेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या आपकी और भी कोई प्रतिक्रियात्मक व्यवहार हो सकता है, आप उसको भी प्रकट कर सकते हो लिख कर। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा संप्रेषण माध्यम जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, लिखकर और बोलकर, यानी लिखित और मौखिक। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है इससे। तो यहाँ के संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें 2 प्रकार हमारे आते हैं, यानी संप्रेषण कितनी तरह से किया जा सकता है, तो 2 प्रकार से किया जा सकता है, लिखित और मौखिक, लिखकर और बोलकर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर जब जैसे आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी आपका पक्ष होगा आप उसमें मुझे फीडबैक देंगे कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, या बहुत अच्छा पढ़ाया, या इसमें और अच्छे से पढ़ा सकते हो, या इस पॉइंट पर और पढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर मुझे ये फीडबैक मिलेगा। तो ये हमारा संप्रेषण का एक आधार ये हो गया। यहाँ पर ये 5th नंबर का है हमारा अनुक्रियात्मक व्यवहार या पृष्ठपोषण। तो यहाँ पर सामग्री जो प्राप्त कर लेता है वो फीडबैक देता है। फिर इसमें अब वो फीडबैक फिर अपने माध्यम से देगा, तो वो हमारा आधार आ जाएगा लिखित या मौखिक, जैसा अभी आपको बताया। तो हमारा यहाँ पर अंत में आता है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व। अब यहाँ पर संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व फिर से वही रिपीट होंगे। समय का अभाव भी हो सकता है, समय के माध्यम से भी हो सकता है, शॉर्ट लिखित भी हो सकता है, शॉर्ट रूप से हम बोल करके भी बता सकते हैं आपको फीडबैक कि आपका ये था, ऐसे होना चाहिए, इसमें ये सुधार होना चाहिए। बहुत सारे विचार विमर्श उठते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे तत्व फिर से शामिल हो जाएंगे। यानी एक ऐसा सर्कल चलता है यहाँ से कि इच्छाएं उठी, भाव विचार उठे, जिसको सामग्री कहा गया, फिर वो हमारा माध्यम लिखित या बोल करके जैसे भी था उसके माध्यम से यहाँ पहुंचा, जिसमें कुछ तत्व समय का अभाव या जो भी रहा है वो आया। प्राप्तकर्ता ने वो प्राप्त कर लिया किसी भी माध्यम से, करने के बाद उसने अपनी प्रतिक्रिया जो उसका व्यवहार है उसको प्रकट किया, वो भी लिखकर या बोल करके जैसे भी चाहे उसने यहाँ पर प्रकट कर दिया। तो यहाँ पर उसके पास ये आया, उसको प्रभावित करते हुए तब जाकर के ये एक जिसने भेजा था वापस उसके पास कोई प्रतिक्रिया वापस आई। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ देखा कि संप्रेषण एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसा हमारी प्रतिक्रिया है कि जिसको हम पहले प्राप्त करते हैं और फिर उसी के विषय में इच्छाएं हम जागृत होती हैं। इच्छाओं की जागृत होने के बाद फिर हमारे कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, विचार के माध्यम से फिर हम किसी न किसी को प्रेषित करते हैं इन विचारों को। तो ये एक ऐसा हमारा माध्यम बना हुआ है जहाँ पर हमारा लिखित रूप से और उसमें मौखिक रूप से 2 प्रकार से ये होता है, चाहे हम लिख करके व्यक्त करें, चाहे हम उस चीज को बोल करके व्यक्त करें। और इसका उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया है, वो कोई भी हमारा मीडिया हो सकता है जिसके माध्यम से हम अपना संप्रेषण कर रहे हैं। और उदाहरण के तौर पर हमारी एक वीडियो है जिसके माध्यम से मैं विचार प्रकट कर रही हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप उस चीज को सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं।
अब यहाँ पर आप मेरी वीडियो से कुछ सुनेंगे तो अपने विचार उत्पन्न करेंगे, कुछ नोट्स अपने बनाएंगे, उसमें पॉइंट्स को लिखते जाएंगे, तो वो लिखित रूप से हो गया। इसी चीज से प्रेरित होकर के हो सकता है अब ये एक चीज और उदाहरण इसमें आता है कि आप किसी अन्य को भी बताएं कि ये भाई इसको ऐसे है, इसको ऐसे देखिए, मैंने वहां पर ये देखा है, हमारी बुक में ये है। तो ये बहुत सारे विचार और इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और एक दूसरे की तरफ ये हस्तांतरित होती रहती हैं। तो ये संप्रेषण का एक मुख्य रूप था जिसमें मैंने आपको आज प्रकार बताए और इसकी विशेषताएं बताई। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके लिए संप्रेषण से ही संबंधित इसकी समस्याएं और समाधान लेकर के आऊंगी और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और उन लोगों तक इसको पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है और आपको इससे और क्या चाहिए इस वीडियो में वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए या मैं एक गुजारिश और करूंगी कि जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मेरी वीडियो को आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर वीडियो मेरी उनको समय से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।